यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट के लिए जो टॉपिक है, दैट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो सबसे पहली चीज रेसिडेंशियल स्टेटस। सर, रेसिडेंशियल स्टेटस की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि एक बात बताओ, अगर कोई बंदा रेजिडेंट बन जाता है तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगता है, लेकिन कोई बंदा अगर नॉन रेजिडेंट है तो सिर्फ इंडिया की इनकम पे टैक्स लगता है। इसके लिए हमको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना जरूरी है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं उसके लिए सेक्शन 6 दे रखी है, और 6 का सब सेक्शन 1 बताता है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। कि सर इंडिविजुअल के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालेंगे? तो इधर देखो सब लोग, इंडिविजुअल के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए दो बेसिक कंडीशन होती है और दो एडिशनल कंडीशन होती है। सबसे पहले दो बेसिक कंडीशन की बात करते हैं। पहली बेसिक कंडीशन, दैट इज स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। क्या बोल रहा हूं? स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। और सेकंड बेसिक कंडीशन क्या है पता है? स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। तो मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, दो बेसिक कंडीशन। पहली बेसिक कंडीशन है स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। दूसरी बेसिक कंडीशन है स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। ये जो दो बेसिक कंडीशन है ना बेटा, इन दोनों बेसिक कंडीशन में से अगर इंडिविजुअल एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर लेता है, यहां पे और लिखा है, और का मतलब या तो पहली बेसिक कंडीशन या दूसरी बेसिक कंडीशन, इन दोनों में से एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर लेता है कोई इंडिविजुअल, तो वो रेजिडेंट बन जाता है, और अगर नहीं करता है तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाता है। अगर नॉन रेजिडेंट बन गया तो गोज टू बाय ऑयल, मींस तेल लेने गया, आपको आगे देखने की जरूरत नहीं है। अगर वो नॉन रेजिडेंट बन गया तो आपको आगे देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो रेजिडेंट बन गया, रेजिडेंट बन गया इसका मतलब इन दोनों में से उसने एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर ली, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? एडिशनल कंडीशन भी देखनी पड़ेगी। और दो एडिशनल कंडीशन है। पहली एडिशनल कंडीशन ये बोलती है कि रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 2 प्रीवियस ईयर और मोर इन लास्ट 10 प्रीवियस ईयर। मींस लास्ट के जो 10 प्रीवियस ईयर है, लास्ट मतलब करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, जो लास्ट के 10 प्रीवियस ईयर है, वो लास्ट के 10 प्रीवियस ईयर में 2 प्रीवियस ईयर या उससे ज्यादा वो बंदा इंडिया का रेजिडेंट रहा है। एंड उसके साथ साथ में स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर। ये दो एडिशनल कंडीशन है। अब एक बात समझना, दो एडिशनल कंडीशन वापस बोल रहा हूं, मेरी तरफ देखो। पहली एडिशनल कंडीशन, दैट इज रेजिडेंट इन इंडिया for 2 previous year or more in last 10 previous year and stay in India for 730 days or more in last 7 previous year। अब एक चीज समझना, यहां लिखा resident for 2 previous year or more in last 10 previous year। इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट के 10 साल में किसी भी 2 साल या उससे ज्यादा वो इंडिया का रेजिडेंट रहा है। इसका मतलब ये हुआ लास्ट के 2 साल या लास्ट के 10 साल में 2 इयर्स या उससे ज्यादा उसने एक ना एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड की है। क्योंकि अगर उसने एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड की होगी किसी भी साल में, तो वो उस साल में रेजिडेंट बन गया होगा करके। ठीक है, तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला? ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। सबसे पहले आपकी दो बेसिक कंडीशन। पहली बेसिक कंडीशन क्या है? स्टे इन इंडिया for 182 days or more in previous year और stay in India for 60 days or more in previous year and 365 days or more in last 4 previous year। ये तो बेसिक कंडीशन है, इसमें से एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दिया तो आप रेजिडेंट, अदरवाइज आप बन गए नॉन रेजिडेंट। अगर नॉन रेजिडेंट बन गए तो गोज टू बाय ऑयल। लेकिन अगर आप रेजिडेंट बन गए तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आप भाई आर एंड ओ आर हो या फिर आर बट एन ओ आर। आर एंड ओ आर मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दो एडिशनल कंडीशन है वो देखनी पड़ेगी। और एडिशनल कंडीशन कौन सी है? पहली एडिशनल कंडीशन, रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 2 प्रीवियस ईयर और मोर इन लास्ट 10 प्रीवियस ईयर एंड स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर। अगर ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है अलोंग विथ एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन, तो आप बन जाओगे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। अदरवाइज आप बन जाओगे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला? अगर एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई आप बन गए रेजिडेंट, नहीं हुई आप बन गए नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट बन गए तो गोज टू बाय ऑयल, तेल लेने गया। बट रेजिडेंट बन गए, आप आर एन ओ आर हो या फिर आर बट एन ओ आर, दैट डिपेंड्स ऑन द एडिशनल कंडीशन। दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हुई अलोंग विद एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन, आप हो जाओगे आर एन ओ आर, अदरवाइज आप हो जाओगे आर बट एन ओ आर। अब एक चीज समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लॉ मेकर्स बोलते हैं कि दो केस ऐसे हैं जिसमें आपको ये सेकंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। मतलब ये सेकंड बेसिक कंडीशन पे काटा मार दो, ये सेकंड बेसिक कंडीशन है, इस पे काटा मार दो।
मींस आपको सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत है, दैट इज स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। सिर्फ वो पहली बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत है, ये सेकंड देखने की जरूरत नहीं है। सेकंड पे काटा मारो। कितने केस में? 2 केस में। कौन कौन सा? पहला केस, इंडियन सिटीजन है, लीव इंडिया में इस साल इंडिया छोड़ के जा रहा है। इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो इस साल में इंडिया छोड़ के जा रहा है, इंडिया के बाहर, किस लिए बाहर? एम्प्लॉयमेंट के लिए। एम्प्लॉयमेंट का मतलब बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए, जॉब के लिए। तो अगर इंडिया छोड़ के इस साल जा रहा है तो इसमें ये सेकंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। तो देखो पहला केस क्या बोला मैंने, इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो इसको आप छोड़ दो। दूसरा केस, इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज ए एम्प्लॉय ऑफ, एज अ क्रू मेंबर ऑफ द इंडियन शिप। मींस वो इंडियन शिप पे एज अ क्रू मेंबर है और एज अ क्रू मेंबर ऑफ द इंडियन शिप वो इंडिया के बाहर जा रहा है। तो बेटा आपको सेकंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट सेटिस्फाइड हुई तो रेजिडेंट, अदरवाइज सीधा नॉन रेजिडेंट। तो देखो बेटा, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो बेटा। 2 केस मैंने बताए कि 2 केस में आपको ये सेकंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। मींस पहली देखो, पहले सेटिस्फाइड हुई तो रेजिडेंट, अदरवाइज सीधा नॉन रेजिडेंट। और पहली बेसिक कंडीशन कौन सी? स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर वाली। ठीक है, 2 केस कौन कौन से? पहला, इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ क्रू मेंबर ऑफ द इंडियन शिप, मींस एज अ क्रू मेंबर ऑफ द इंडियन शिप। तो उसमें बेटा ये वाली कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, इस साल से एक अमेंडमेंट आया और बड़ा ही प्यारा अमेंडमेंट है, समझने की कोशिश करना। इसके ऊपर एग्जामिनर आपको टेस्ट करेगा। अमेंडमेंट ये है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है, लास्ट ईयर तक क्या होता था पहले वो बता दूं। लास्ट ईयर तक ये सेकंड बेसिक कंडीशन एक और पर्सन के लिए नहीं देखते थे, 3 लोगों के लिए नहीं देखते थे। तो किसके लिए नहीं देखते थे? अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको बोलते हैं? कि जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट में से किसी का जन्म जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था। 1947 से पहले इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वो सेम। तो अगर किसी के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट में से किसी का भी जन्म है, बर्थ है, वो अगर अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था तो उस पर्सन को बोलेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जैसे इंग्लैंड की टीम में एक मोंटी पनेसर है, ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो देखो लास्ट ईयर तक एक एक्सेप्शन और था कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया के बाहर रहते हैं और वो इंडिया में आते हैं विजिट के लिए, इंडिया में आते हैं विजिट के लिए, तो ये सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखना है। ऐसा लास्ट ईयर तक था, बट इस साल एक अमेंडमेंट हुआ और वो अमेंडमेंट ये बोलता है, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इस साल इंडिया में आ रहा है विजिट के लिए और उसका टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम, टोटल इनकम, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स का इनकम, फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के उसका जो टोटल इनकम है वो अगर अप टू 15 लाख है तो उसमें ये सेकंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। वापस बोल रहा हूं, देखो बेटा, देखो बेटा, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया के बाहर है लेकिन वो इंडिया में विजिट के लिए आते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इंडिया में आ रहे हैं इस साल, तो इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इस साल में वो इंडिया में आ रहे हैं किसके लिए? विजिट के लिए। और उनका टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स का इनकम अप टू 15 लाख है, अप टू 15 लाख है, तो सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखना है। लेकिन सर अगर मान लो उनका टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो 15 लाख से ज्यादा है, तो आपको यह सेकंड बेसिक कंडीशन देखना पड़ेगा। अगर 15 लाख से ज्यादा है, 15 लाख से ज्यादा है, तो सेकंड बेसिक कंडीशन देखना पड़ेगा। लेकिन यहां 60 डेज की जगह आपका 120 डेज होगा। 60 डेज की जगह यहां 120 डेज होगा। मैं सेकंड बेसिक कंडीशन क्या हो जाएगी पता है? स्टे इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। तो देखो बेटा, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। मैंने क्या बोला? क्या अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया में इस साल में आ रहे हैं विजिट के लिए और उनका टोटल इनकम अप टू 15 लाख है, टोटल इनकम इज अप टू 15 लाख, तो सेकंड बेसिक कंडीशन देखना ही नहीं है। बट अगर 15 लाख से ज्यादा है तो सेकंड बेसिक कंडीशन देखना पड़ेगा। लेकिन 60 डेज की जगह बेटा आपको 120 डेज है उसको सब्सटीट्यूट करना है। अब एक और चीज समझना, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इस साल इंडिया में आ रहा है और
प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया 120 डेज या उससे ज्यादा है, बट लेस देन 182 डेज है, लेस देन 182 डेज है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कोई भी पर्सन है जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या इंडियन सिटीजन है जो इंडिया में इस साल में आ रहा है और उसका इंडिया में स्टे इन इंडिया है, वो 120 डेज या उससे ज्यादा है, बट लेस देन 182 डेज है, एंड लास्ट के 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज और मोर हो रहा है, तो मैं बोलूं ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, सेकंड बेसिक कंडीशन। तो सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो वो इंडिया में रेजिडेंट बनेगा, बट ऑलवेज आर बट एनओआर बनेगा, ऑलवेज आर बट एनओआर बनेगा, मींस रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट बनेगा। आपको एडिशनल कंडीशन वगैरह है वो देखने की जरूरत नहीं है। मैं वापस बोल रहा हूं, जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसको एक बार मैं क्विकली रिवाइज करवा रहा हूं। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, यहां पे अमेंडमेंट है, मेरी तरफ देखो। तो देखो बेटा, सबसे पहली चीज इधर देखो, रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे पता चलता है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए 2 बेसिक कंडीशन, 2 एडिशनल कंडीशन। एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई आप रेजिडेंट, अगर एक भी नहीं हुई तो आप नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट बन गए गोज टू बाय ऑयल, अगर रेजिडेंट बन गए तो एडिशनल कंडीशन देखनी है। दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड की, आर एंड ओ आर, अदरवाइज आर बट एन ओ आर। अब एक चीज समझना, मैं बोलूं 3 लोग ऐसे हैं, 3 लोग ऐसे हैं जिसके लिए ये सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखनी। कौन कौन से? पहला, Indian citizen leave India during the previous year for an employment outside India. Indian citizen leave India during the previous year as a crew member of the Indian ship. तीसरा, Indian citizen or person of Indian origin comes in India during the previous year for an visit and total income is up to 15 lakh. Total income is up to 15 lakh तो second basic condition देखना ही नहीं है। बट अगर मान लो उसका टोटल इनकम मोर देन 15 लाख है, मींस 15 लाख से ज्यादा है, तो सेकंड बेसिक कंडीशन देखना है, बट 60 डेज की जगह आपको 120 डेज है वो कंसिडर करना पड़ेगा, मींस 120 डेज इन करंट ईयर एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। तो अगर मान लो ये सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, मींस 120 डेज या उससे ज्यादा करंट ईयर में है, बट लेस देन 182 डेज एंड लास्ट के 4 ईयर में 365 डेज हो रहा है, तो उस केस में वो रेजिडेंट तो बन जाएगा, बट ऑलवेज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। बेटा आपको एडिशनल कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस, यहां पे सब बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है, आप इसको एक बार रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन ये आता है सर टोटल इनकम बोल रहे हो, टोटल इनकम का मतलब क्या? 15 लाख का। तो टोटल इनकम का मतलब आपकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स का इनकम। बट क्वेश्चन ये आता है फॉरेन सोर्स का इनकम किसको बोलेंगे? तो फॉरेन सोर्स का इनकम मतलब ऐसी इनकम जो अक्रूड और अराइज इंडिया के बाहर हुई है। अगर कोई इनकम ऐसी है जो इंडिया के बाहर अक्रूड हुई, अक्रूड और अराइज जो है वो इंडिया के बाहर हुई है, तो उसको अपन फॉरेन सोर्स का इनकम बोलेंगे। लेकिन अगर मान लो कोई इनकम है वो अक्रूड और अराइज इंडिया के बाहर हुई है, लेकिन उसका बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है या प्रोफेशन वो सेटअप इन इंडिया है, तो फिर उसको फॉरेन सोर्स का इनकम नहीं बोलेंगे, उसको इंडियन सोर्स का इनकम है वो बोलेंगे। अब एक और चीज समझना, इस साल एक और नई सेक्शन आई, दैट इज द सेक्शन 61A करके, और 61A है वो डीम्ड रेजिडेंट की बात करती है। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर कोई इंडिविजुअल है वो किसी और कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, मतलब किसी भी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, ठीक है, ड्यू टू हिज डोमिसाइल वगैरह, वो किसी भी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, लेकिन वो इंडियन सिटीजन है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो किसी भी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, लेकिन वो किसी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है ड्यू टू हिज डोमिसाइल, ड्यू टू हिज रेसिडेंस एंड ऑल, बट वो इंडियन सिटीजन है और उसका टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स का इनकम मोर देन 15 लाख है, तो उसको हम इंडिया का डीम टू बी रेजिडेंट मान लेंगे, बट हमेशा उसको रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट मानेंगे। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, जिसका कोई नहीं उसके हम है करके, ठीक है। तो देखो अगर कोई इंडियन सिटीजन है और वो इंडियन सिटीजन किसी भी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, किसी भी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, और उसका टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है अदर देन फॉरेन सोर्स का इनकम, तो वो किसी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, तो उसको हम इंडिया का रेजिडेंट है वो अपन मान लेंगे। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस, सो दिस इज द अमेंडमेंट इन द रेसिडेंशियल स्टेटस। अब एक चीज समझना, एक यहां पे सीबीडीटी का नोटिफिकेशन और है, और वो ये बोलता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो क्रू मेंबर है शिप का, मींस ऐसी शिप जो फॉरेन बाउंड शिप है, फॉरेन बाउंड शिप मींस इंडिया के बाहर जा रही है, इंडिया के बाहर जा रही है, दैट इज फॉरेन बाउंड शिप। तो फॉरेन बाउंड शिप जो इंडिया के बाहर जा रही है और इंडियन सिटीजन है, उसका क्रू मेंबर है, तो उसका नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया कैसे निकालेंगे? तो एक बात समझना, हमेशा नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया में हम हमेशा क्या करते हैं कि जिस दिन कोई भी पर्सन इंडिया में आता है वो दिन भी इंडिया में माना जाता है, और जिस दिन वो इंडिया छोड़ के जाता है वो दिन भी इंडिया में माना जाता है। लेकिन यहां पे एक क्लेरिफिकेशन है, वो क्या बोलता है कि अगर मान लो कोई भी इंडियन सिटीजन है जो कि क्रू
क्रू मेंबर है शिप का, और फॉरेन बाउंड शिप मींस ऐसी शिप जो इंडिया के बाहर जा रही है, तो उसमें क्या होगा पता है कि जिस दिन उसका एक ड्यूटी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट रहता है, और ड्यूटी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में जिस दिन उसने वो शिप को ज्वाइन किया और वापस जब आएगा, वो इंडिया शिप वापस आएगी, उसके बाद वो शिप को साइन ऑफ करके आएगा। तो जिस दिन उसने ज्वाइन किया था और जिस दिन उसने साइन ऑफ किया, उसके बीच का जितना भी पीरियड है, इंक्लूडिंग दैट 2 days ऑल्सो, ये माना जाएगा वो स्टे आउटसाइड इंडिया है। वो स्टे आउटसाइड इंडिया। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल कि अगर कोई आपका भाई है, वो क्रू मेंबर है इंडियन शिप का, अब हुआ क्या, आज वो मान लो मुंबई से शिप जा रही है और वो यूएसए जा रही है, और आज उसने शिप मुंबई में ज्वाइन की, ठीक है। अब उसके बाद में 10 दिन तक तो वो चेन्नई तक पहुंची, अब चेन्नई के बाद में फिर यूएसए पहुंची, फिर वो वापस 2-3 महीने बाद आई। तो क्वेश्चन ये आता है कि उसका इंडिया छोड़ दिया, वो कौन सी डेट से माना जाएगा, आज की डेट से। मैं जिस दिन उसने शिप को ज्वाइन किया, ड्यूटी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट रहता है, उस सर्टिफिकेट में जिस दिन उसने साइन किया, तो साइन मतलब उसने ज्वाइन किया उस दिन से लेकर, और जिस दिन वो वापस साइन ऑफ करके आएगा, उस दिन तक का जो पीरियड है वो माना जाएगा स्टे आउटसाइड इंडिया। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाएगा। तो एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस पता चलेगा उसके कंट्रोल और मैनेजमेंट पे, कि एचयूएफ का कंट्रोल और मैनेजमेंट कहां से हो रहा है। तो कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर पार्टली और फुल्ली इन इंडिया है, पार्टली और फुल्ली इन इंडिया है, तो एचयूएफ रेजिडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कंट्रोल और मैनेजमेंट फुल्ली आउटसाइड इंडिया है, तो एचयूएफ नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। अब एक बात समझना, एचयूएफ रेजिडेंट हो गया तो आपको देखना पड़ेगा एचयूएफ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। उसके लिए आपको कर्ता को पकड़ना पड़ेगा। जो एचयूएफ का कर्ता है, अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, 6 वाली एडिशनल कंडीशन कौन सी, रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 2 previous year और मोर इन लास्ट 10 previous year एंड स्टे इन इंडिया फॉर 730 days और मोर इन लास्ट 7 previous year, वो वाली। अगर दोनों एडिशनल कंडीशन करता सेटिस्फाइड करता है, तो वो एचयूएफ हो जाएगा आर एंड ओआर, अदरवाइज वो एचयूएफ हो जाएगा आर बट एनओआर। अब एक और क्वेश्चन ये आता है कि सर रेसिडेंशियल स्टेटस फर्म का, एओपी, बीओआई का, लोकल अथॉरिटी का, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का कैसे देखेंगे। तो वो भी पता चलेगा मैनेजमेंट कंट्रोल बेसिस पे। अगर मैनेजमेंट और कंट्रोल पार्टली और फुल्ली इन इंडिया है तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। अब इनके केस में वो आर एंड ओआर, आर बट एनओआर नहीं होता। आर एंड ओआर, आर बट एनओआर है, वो सिर्फ एंड सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में होता है, बाकी किसी के भी केस में नहीं होता। तो देखो, जो भी तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म है, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, उसके केस में अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट पार्टली और फुल्ली इन इंडिया है तो रेजिडेंट, और फुल्ली आउटसाइड इंडिया है तो क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट। अब एक और चीज समझना, कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालेंगे। तो मैं बता दूं, कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए सबसे पहले जो इंडियन कंपनी होती है, इंडियन कंपनी में जो इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट, इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट। लेकिन ध्यान रखना, जो फॉरेन कंपनी है, वो फॉरेन कंपनी का अगर पोयम इंडिया में है, फॉरेन कंपनी का पोयम इंडिया में है, पोयम का मतलब होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ऐसा प्लेस जहां से क्रूशियल डिसीजन लिए जाते हैं बिजनेस के, दैट इज कॉल्ड पोयम। तो फॉरेन कंपनी का अगर पोयम इंडिया में है तो वो रेजिडेंट बन जाएगी, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला, इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट, फॉरेन कंपनी का पोयम इंडिया में है तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। अब आगे चलते हैं, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इनकम दो तरह की होती है, एक होती है इंडियन इनकम, एक होती है फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम किसको बोलते हैं, ऐसी इनकम जो या तो इंडिया में अक्रूड हुई है या इंडिया में रिसीव हुई है। इंडिया में अक्रूड हुई है या इंडिया में रिसीव हुई है। अक्रूड का मतलब जनरेट इंडिया में हुई है, उसका सोर्स इंडिया में है, मींस वो पैदा इंडिया से हुई है, ऐसी इनकम को अपन इंडियन इनकम बोलेंगे। या फिर मान लो पैदा बाहर हुई है लेकिन वो रिसीव इंडिया में हुई है, तो वो इंडियन इनकम होगी। तो देखो मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, इंडियन इनकम मींस इनकम या तो अक्रूड इंडिया में हुई है या रिसीव इंडिया में हुई है। अक्रूड इंडिया में हुई है या रिसीव इंडिया में हुई है तो उसको अपन इंडियन इनकम बोलेंगे। फॉरेन इनकम किसको बोलेंगे, जो इंडियन इनकम नहीं है वो फॉरेन इनकम है। जो इंडियन इनकम नहीं है वो फॉरेन इनकम है। लेकिन एक चीज समझना, जो इंडियन इनकम नहीं है वो फॉरेन इनकम है। मैं ऐसा बोल दूं, इनकम अक्रूड भी इंडिया के बाहर हुई है और रिसीव भी इंडिया के बाहर हुई है तो वो फॉरेन इनकम। मींस अक्रूड एंड रिसीव्ड बोथ आउटसाइड इंडिया तो वो फॉरेन इनकम। लेकिन अगर अक्रूड इंडिया में हुई है या रिसीव्ड इंडिया में हुई है तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंडियन इनकम हो जाएगा। अब एक चीज समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट, जो भी तुम्हारा इंडियन इनकम होता है ना, वो सबके लिए टैक्सेबल है। मींस इंडियन इनकम जो है वो इंडियन इनकम टैक्सेबल होता है आर एंड ओ आर के लिए भी। मींस यहां पे लिखना चाहिए आर एंड ओ आर, ये आर बट एन ओ आर और ये होता है एन आर। मतलब इंडियन इनकम है वो टैक्सेबल किस किस के लिए, समझने की कोशिश करता है। इस टेबल में थोड़ा मिस्टेक हो गया करके, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो इंडियन इनकम है वो टैक्सेबल होता है तीनों के लिए। मींस आर एंड ओ आर के लिए भी टैक्सेबल, आर बट एन ओ आर के लिए भी टैक्सेबल और एन आर के लिए भी टैक्सेबल। लेकिन जो फॉरेन इनकम है, लेकिन फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है। क्या बोल रहा हूं मैं, फॉरेन बिजनेस है वो फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है। क्या है, फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया या फॉरेन प्रोफेशन बट वो सेटअप इन इंडिया। तो उस केस में वो पहले आर एंड ओ आर के लिए टैक्सेबल है, आर बट एन ओ आर के लिए टैक्सेबल है, बट एन आर के लिए टैक्सेबल नहीं है। और बेटा
जो अदर फॉरेन इनकम है वो सिर्फ एंड सिर्फ आर एंड ओ आर के लिए टैक्सेबल है, आर बट एनओआर और एनआर के लिए टैक्सेबल नहीं होता। समझने की कोशिश करना, वापस बोल रहा हूं, देखो जो इंडियन इनकम होता है ना, इंडियन इनकम इज आइदर अक्रूड इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया, वो सबके लिए टैक्सेबल है, आर एंड ओ आर के लिए टैक्सेबल, आर बट एनओआर के लिए भी टैक्सेबल और एनआर के लिए भी टैक्सेबल। दूसरा, कोई फॉरेन इनकम है, मींस अक्रूड भी बाहर हो रहा है, रिसीव भी बाहर हुआ, लेकिन दैट बिजनेस वाज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और दैट प्रोफेशन वाज सेटअप इन इंडिया, तो वो वाला जो फॉरेन इनकम है वो आर एंड ओ आर के लिए टैक्सेबल है, आर बट एनओआर के लिए भी टैक्सेबल है, बट एनआर के लिए टैक्सेबल नहीं है। और बेटा अदर फॉरेन इनकम है वो सिर्फ आर एंड ओ आर के लिए टैक्सेबल है, आर बट एनओआर के लिए टैक्सेबल नहीं है, और तुम्हारा एनआर के लिए भी टैक्सेबल नहीं है। इसको और इजी तरीके से समझना है ना, तो हम इसको ऐसे समझेंगे। तो देखो, अगर कोई आर एंड ओ आर है तो उसके लिए पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल है। देखो, उसके लिए इंडियन इनकम भी टैक्सेबल, फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल, भले बिजनेस कंट्रोल है नहीं है, सब टैक्सेबल करके, ठीक है। तो आर एंड ओ आर के लिए पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल, आर बट एनओआर के लिए इंडियन इनकम तो टैक्सेबल है ही है, फॉरेन की इनकम भी टैक्सेबल है जो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, बट अदर फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं है। और एनआर के लिए बेटा सिर्फ इंडियन इनकम है वो टैक्सेबल है, फॉरेन की इनकम टैक्सेबल नहीं है। जो तुम्हारा एनआर है उसके लिए सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल है और बाकी कोई इनकम टैक्सेबल नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। लेकिन एक बात बताओ, इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ के जो कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म एओपी बीओआई वगैरह होता है उनके लिए तो सिर्फ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट होता है। तो देखो, अगर रेजिडेंट है तो पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल है, और नॉन रेजिडेंट है तो सिर्फ इंडिया की इनकम टैक्सेबल है, फॉरेन की इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। अब एक चीज समझना, एग्जामिनर कभी कभी ऐसा दे देता है कि फॉरेन का कोई पहले अनटैक्स इनकम था पुराना, और वो अभी हमने इंडिया में लाया इस साल। अरे भैया, अक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल होता है, तो जिस ईयर का वो इनकम था वो उस ईयर में टैक्सेबल होगा, अभी इस साल टैक्सेबल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस साल आपको टैक्सेबल करने की जरूरत नहीं, वो जिस साल का इनकम था उस साल में हो गया होगा, अब उस साल क्यों नहीं हुआ होगा, हो सकता है कुछ रीजन की वजह से उस साल नहीं हुआ होगा, अभी आपको उसको टैक्सेबल करने की जरूरत नहीं है। अब एक कंसेप्ट आता है, दैट इज इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। मतलब आपको लगेगा कि ये अक्रूड इंडिया में नहीं हुआ है, बट उसको मान लेंगे डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। तो समझने की कोशिश करना, सबसे पहले एक सेक्शन होती है 911, और 911 ये बोलती है कि अगर मान लो कोई नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट मींस इंडिया के बाहर कोई बंदा है नॉन रेजिडेंट, उसको इंडिया में बिजनेस कनेक्शन से कोई इनकम हो जाती है, मींस नॉन रेजिडेंट को इंडिया में बिजनेस कनेक्शन से कोई इनकम होती है, तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी और उस नॉन रेजिडेंट के लिए इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, बिजनेस कनेक्शन होता क्या है? तो बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या होता है, समझने की कोशिश करना। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, उसने इंडिया में किसी एजेंट को अपॉइंट किया, नॉन रेजिडेंट ने इंडिया में किसी एजेंट को अपॉइंट किया, और वो इंडिया वाला जो बंदा है वो क्या करता है पता है, हैबिचुअली कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है उस नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे, या नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे जो इंडिया में एजेंट है वो क्या करता है पता है, प्रिंसिपल रोल प्ले करता है इन द कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। या फिर वो नॉन रेजिडेंट के लिए इंडिया में क्या करता है पता है, स्टॉक को मेंटेन करता है, और जैसे जैसे नॉन रेजिडेंट बोलता है लोगों को डिलीवरी करता है। या फिर वो इंडिया में जो बंदा है वो क्या करता है पता है, उस नॉन रेजिडेंट के लिए होली ऑर्डर सिक्योर करता है, मींस उसके लिए एक्सक्लूसिवली उस नॉन रेजिडेंट के लिए होली और मेनली इंडिया में ऑर्डर सिक्योर करता है। अगर ऐसी एक्टिविटी करता है हैबिचुअली, तो उस केस में उस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा, और बिजनेस कनेक्शन से जो इनकम होती है वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाती है, और वो नॉन रेजिडेंट के लिए इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो फॉरेन का एक कंपनी है जिसका नाम है हैरी लिमिटेड, यूएसए का कंपनी है। उन्होंने क्या किया, इंडिया में एक बंदे को अपॉइंट किया एज अ एजेंट जिसका नाम है मिस्टर मुकेश। अब वो मुकेश को अपॉइंट किया, मुखिया अपन बोलते हैं, मुखिया को अपॉइंट किया, ठीक है। तो मुखिया को अपॉइंट किया, मुखिया क्या करता है पता है, मुखिया या तो उस कंपनी के लिए इंडिया में क्या करता है पता है, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है हैबिचुअली उसके बिहाफ पे, या फिर उसके लिए प्रिंसिपल रोल प्ले करता है इन द कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूजन, या उसके लिए इंडिया में क्या करता है, वो जो हैरी लिमिटेड फॉरेन का कंपनी है, हैरी लिमिटेड जो भी मैंने नाम बोला था, उसके लिए क्या करता है पता है, स्टॉक मेंटेन करता है, और जैसे वो कंपनी बोलती है वैसे उसका डिलीवरी करता है, डिस्पैच करता है। या फिर वो क्या करता है पता है तुमको, उसके लिए ऑर्डर सिक्योर करता है मेनली उस फॉरेन कंपनी के लिए। जो हैरी लिमिटेड फॉरेन का कंपनी है उसके लिए मेनली ऑर्डर सिक्योर करता है ये मुखिया, तो उस केस में वो हैरी लिमिटेड का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा, और बिजनेस कनेक्शन जो है वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाता है, और उससे जो भी इनकम होगी दैट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, मेरी तरफ ध्यान दो आप लोग। सर अगर मान लो हैरी लिमिटेड फॉरेन का कंपनी है
और हमारा जो मुखिया है, वो मुखिया मेनली ऑर्डर जो सिक्योर करता है वो हैरी लिमिटेड के लिए करता है, तो हैरी लिमिटेड का तो बिजनेस कनेक्शन हो गया। लेकिन सर कुछ कुछ ऑर्डर जो है ना वो ओबामा लिमिटेड के लिए भी सिक्योर करता है। जो मुकेश है, मुखिया है, वो मुखिया कुछ ऑर्डर ओबामा लिमिटेड के लिए भी सिक्योर करता है, तो क्या ओबामा लिमिटेड का बिजनेस कनेक्शन बनेगा? ना बाबा ना, क्योंकि मेनली तो हैरी लिमिटेड के लिए कर रहा है, तो हैरी लिमिटेड का ही बिजनेस कनेक्शन बनेगा। लेकिन एक चीज समझना, हैरी लिमिटेड अगर ओबामा लिमिटेड को कंट्रोल करती है, या ओबामा लिमिटेड हैरी लिमिटेड को कंट्रोल करती है, या कोई तीसरा बंदा है जो हैरी लिमिटेड ओबामा लिमिटेड दोनों को कंट्रोल करता है, तो उस केस में ओबामा लिमिटेड का भी इंडिया में बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा, और ओबामा लिमिटेड को जो इनकम होगी वो भी डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। अब एक चीज समझना, चार चीजें ऐसी है जो बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगी। पहला, अगर इंडिया में कोई पर्सन अपॉइंट किया है, वो क्या करता है, गुड्स को परचेज करता है इंडिया में सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए। तो फॉरेन की कंपनी है हैरी लिमिटेड, उन्होंने इंडिया में मान लो किसी बंदे मुखिया को अपॉइंट किया, और वो क्या करता है, मुखिया इंडिया से गुड्स परचेज करता है सिर्फ एक्सपोर्ट पर्पज के लिए, तो बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा। या फिर इंडिया में मान लो कोई पर्सन क्या करता है पता है, न्यूज का कलेक्शन करता है, न्यूज और व्यूज कलेक्ट करते हैं और वो इस इंडिया के बाहर उसको ट्रांसमिट करते हैं, तो उस केस में बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा। और तीसरा, अगर मान लो इंडिया में मूवी की शूटिंग के लिए आते हैं सिर्फ, और मूवी की शूटिंग के लिए आता है, और मूवी की शूटिंग के लिए अगर वो इंडिविजुअल है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, तो वो नॉन रेजिडेंट के साथ साथ नॉन सिटीजन भी होना चाहिए। अगर वो कंपनी है तो उसके जितने भी शेयर होल्डर है, वो शेयर होल्डर नॉन रेजिडेंट और नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो उस केस में उसके जितने भी पार्टनर है वो नॉन रेजिडेंट नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, अगर कोई फॉरेन का कंपनी है और वो इंडिया में क्या करता है पता है, इंडिया में अनअसोर्टेड या जो अनकट डायमंड होते हैं, जो रॉ डायमंड होते हैं, उसका सिर्फ डिस्प्ले एक्टिविटी करते हैं। वो इंडिया आते हैं और इंडिया में सिर्फ डायमंड का डिस्प्ले एक्टिविटी करते हैं, तो उस केस में वो बिजनेस कनेक्शन है वो नहीं बनेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, इंडिया में अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, असेट है, या इनकम का सोर्स इंडिया में है, तो उससे जो भी इनकम होगी वो डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। जैसे आई कैन टेक अ एग्जांपल कि रिकी पॉन्टिंग एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, उसका मुंबई में एक घर है, उस घर का रेंट आ रहा है, तो वो डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया है, क्योंकि वो इंडिया में जनरेट हो रहा है। अब एक और चीज समझना, उसने अगर ऑस्ट्रेलिया में वो घर बेच दिया, अगर ऑस्ट्रेलिया में वो घर बेच दिया, रिकी पॉन्टिंग ने ऑस्ट्रेलिया में बैठे बैठे, और मान लो किसी और पर्सन को, मिस्टर मार्क को, वो घर बेच दिया, तो इंडिया का घर बिका है, तो उस केस में इंडिया की कैपिटल एसेट बिकती है, तो उस केस में भी इंडिया में टैक्स लगेगा, बिकॉज इट इज डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। अब एक और चीज समझना, अगर आपने कोई सर्विस इंडिया में रेंडर की थी और उसके लिए आपको अगर रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे पेंशन वगैरह मिलता है, ग्रेचुइटी वगैरह मिलता है, तो वो डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। आई कैन टेक अ एग्जांपल कि एक बंदा था जिसका नाम था मान लो मिस्टर लोबो। लोबो ने क्या किया, जॉब इंडिया में किया, और जॉब के बाद, रिटायरमेंट के बाद वो श्रीलंका जाके सेटल हो गया। अब वो श्रीलंका में बैठा है, आराम कर रहा है, उसको श्रीलंका में पेंशन मिल रही है, लेकिन उसने जॉब कहां किया था, इंडिया में किया था, तो पेंशन जो मिल रही है वो डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। अब एक और चीज समझना, इंडिया के बाहर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, जो इनको इंडियन गवर्नमेंट सैलरी देती है, तो वो उनके लिए डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। जैसे मैं यूएस में जो इंडिया की एम्बेसी है, यूएस में जो इंडिया की एम्बेसी है, वहां पे अपने लोग ही काम करते हैं, जो आईएफएस रहते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस वाले, तो वो लोग यूएस में काम करते हैं, लेकिन उनको पैसा कौन देता है, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो गवर्नमेंट से जो सैलरी मिलती है वो उनके लिए डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाती है और टैक्सेबल होता है। लेकिन उनको जो भी स्पेशल अलाउंसेस परक्यूजिट मिलते हैं वो एग्जेम्प्ट है, तो जो अलाउंसेस और परक्यूजिट मिलेंगे वो एग्जेम्प्ट है, बाकी सैलरी मिलेगी वो टैक्सेबल है। अब एक और चीज समझना, इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो वो सबके लिए भैया टैक्सेबल होगा, वो डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। अब एक बात समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, उसको इंटरेस्ट का इनकम होता है, तो वो डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया कब माना जाएगा? मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखना। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, उसने गवर्नमेंट को लोन दिया, गवर्नमेंट मींस इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को मींस इंडिया में गवर्नमेंट को लोन दिया, और गवर्नमेंट से अगर नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट मिलता है, तो वो डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। या फिर उस नॉन रेजिडेंट ने लोन दिया, वो किसी रेजिडेंट पर्सन को दिया, जैसे बीबी सर को दिया, तो उस केस में वो इंटरेस्ट जो मिलेगा वो डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, नॉन रेजिडेंट ने किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को लोन दिया, और वो दूसरे नॉन रेजिडेंट ने वो पैसा इंडिया के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में लगाया है, तो जो इंटरेस्ट मिलेगा ना वो डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल लेता हूं, उससे आप समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो एक बंदा है जिसका नाम है, ये नॉन रेजिडेंट एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर लोबो, नॉन रेजिडेंट बंदा है जिसका नाम है मिस्टर लोबो, और ये लोबो जो है ये मान लो यूएसए से है। अब हुआ क्या, लोबो ने लोन दिया गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट से उसको इंटरेस्ट मिला, तो लोबो के लिए डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। दूसरा,
अगर लोबो ने लोन दिया बीबी सर को, रेजिडेंट पर्सन को, मतलब बीबी सर को लोन दिया, बीबी सर को मींस रेजिडेंट पर्सन, मैं रेजिडेंट हूं, तो मैंने इंटरेस्ट अगर लोबो को दिया तो लोबो को जो इंटरेस्ट मिलेगा ना वो लोबो के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। लेकिन एक बात समझना, अगर ये मैंने जो लोन लिया मैंने इंडिया के बाहर किसी बिजनेस या प्रोफेशन में लगा दिया, मैंने क्या बोला, मैंने इंडिया के बाहर किसी बिजनेस या प्रोफेशन में लगाया या इंडिया के बाहर कोई इनकम अर्न करने के लिए यूज किया उस पैसे को, तो उस केस में इंटरेस्ट लोगों के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। वापस बोल रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग। देखो, एक बंदा है जिसका नाम है लोबो। लोबो कौन है? नॉन रेजिडेंट है। उसने लोन दिया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट से इंटरेस्ट मिला, डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। रेजिडेंट पर्सन से मिला, डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। बट एक एक्सेप्शन है कि अगर ये रेजिडेंट पर्सन जो बीबी सर है, इन्होंने वो पैसा इंडिया के बाहर किसी बिजनेस या प्रोफेशन में लगाया या इंडिया के बाहर किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए लगाया, तो उस केस में वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। लेकिन एक और चीज समझना, लास्ट पार्ट, अगर नॉन रेजिडेंट है जिसका नाम है लोबो, उसने क्या किया, किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को, होबो, और ये होबो कहां पे है पता है? होबो मान लो बैठा है जापान में, लोबो कहां का? यूएसए का। होबो कहां का? जापान का। अगर लोबो ने होबो को लोन दिया और होबो ने उसको इंटरेस्ट दिया लोबो को, तो लोबो के लिए क्या वो इंटरेस्ट डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा? आंसर इज नो, उससे इंडिया से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन एक चीज समझना, अगर इस होबो ने वो पैसा किसी इंडियन बिजनेस या प्रोफेशन में लगाया, वो पैसा किसी इंडियन बिजनेस या प्रोफेशन में लगाया, तो उस केस में वो इंटरेस्ट है वो लोबो के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड बताऊं, देखो लोबो के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है उसको इंटरेस्ट मिलता है, किससे मिलता है? गवर्नमेंट से मिलता है, डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। किसी रेजिडेंट पर्सन से मिलता है, डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। लेकिन अगर वो रेजिडेंट पर्सन ने इंडिया के बाहर किसी बिजनेस में लगाया है या बाहर कोई सोर्स का इनकम कमाने के लिए लगाया, तो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। अगर एक नॉन रेजिडेंट को किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट से इंटरेस्ट मिलता है लेकिन वो दूसरे नॉन रेजिडेंट ने उस पैसे को इंडिया के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में लगाया है, तो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, सेम लाइन है रॉयल्टी के लिए। एक फॉरेन का बंदा है जिसका नाम है मिस्टर लोबो, यूएसए का है, ठीक है। उसने मान लो कुछ पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी वगैरह किसी को यूज करने के लिए दिया और उसको रॉयल्टी मिल रहा है। अगर गवर्नमेंट से मिल रहा है उसको पैसा, डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। अगर किसी रेजिडेंट पर्सन से मिल रहा है, डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। लेकिन एक चीज समझना, रेजिडेंट पर्सन मतलब बीबी सर, लेकिन बीबी सर थे उसको इंडिया के बाहर किसी बिजनेस प्रोफेशन में लगाया या इंडिया के बाहर किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए लगाया, तो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर लोगों को मान लो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइज, डिजाइन, फॉर्मूला किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को दिया, होबो को, और होबो ने वो वाला सर्विस है ना वो इंडिया के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में लगाया या फिर इंडिया में किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए लगाया, तो उस केस में लोबो के लिए वो जो पैसा रॉयल्टी जो है वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। देखो इंटरेस्ट के केस में क्या था पता है? इंटरेस्ट के केस में एक जो नॉन रेजिडेंट से इंटरेस्ट मिलता था इस दूसरे वाले को, मिस लोबो को इंटरेस्ट मिलता था होबो से, वो अक्रूड और अराइज इन इंडिया तभी माना जाता था जब होबो ने वो वाला पैसा इंडिया के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में लगाया। सिर्फ इतना ही था। लेकिन रॉयल्टी के केस में क्या है पता है? वो सर्विस जो है वो इंडिया के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में लगाई या इंडिया में किसी भी सोर्स का इनकम कमाने के लिए अगर होबो ने लगाया, तो उस केस में वो रॉयल्टी है वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। किसके लिए? लोबो के लिए। सेम उसी लाइन में है आपका फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। तो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस एज वेल एज रॉयल्टी दोनों सेम है। तो समझने की कोशिश करना। मैं एक बार रॉयल्टी के लिए वापस आपको बताता हूं। ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। रॉयल्टी, अगर किसी नॉन रेजिडेंट ने कोई पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइज, डिजाइन, फॉर्मूला, मैं सर्विस बोल देता हूं, नॉन रेजिडेंट ने सर्विस गवर्नमेंट को दी और गवर्नमेंट से रॉयल्टी मिला, डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। नॉन रेजिडेंट ने किसी रेजिडेंट पर्सन को दिया तो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। लेकिन रेजिडेंट पर्सन ने इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस में लगाया, बाहर के किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए लगाया, तो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। एक नॉन रेजिडेंट ने सर्विस दूसरे नॉन रेजिडेंट को दी और वो दूसरे नॉन रेजिडेंट ने वो वाला सर्विस है वो इंडिया के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में लगाया, इंडिया के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में लगाया या इंडिया में किसी और सोर्स का इनकम कमाने के लिए लगाया, तो उस केस में वो जो रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है दूसरे वाले पर्सन के लिए, वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इतना ही है, एक दो बार इसको सुनो और साथ में आप क्वेश्चन करोगे तो आपसे इजीली हो जाएगा। सो थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है। बार बार मैं बोलता हूं पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। अब मैं आज वापस बोल रहा हूं कि भैया अब थोड़ा सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो। मैं आपको देखता हूं बहुत बार आप पूरे दिन सोशल मीडिया पे बैठे रहते हो।
पूरे दिन सोशल मीडिया पे लड़कियों के डाउट सॉल्व करते रहते हो करके, ठीक है भैया, वो तो पास हो जाएगी, तुम नहीं हुए तो प्रॉब्लम है करके, ठीक है। तो अपने को होना है तो अपने को पढ़ना पड़ेगा, बाकी सब चीजें छोड़ो और सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। आपके लिए अभी सिर्फ ओनली जो है वो ओनली पढ़ाई है, वही आपकी है, बाकी कोई अपना नहीं है, ध्यान रखना। और सीए बन गए तो सब चीजें मिल जाएगी, सब चीजें हो जाएगी, और नहीं बने तो कुछ नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है।